1748 में मुगल शहनशाह मोहम्मद शाह रंगीला की मौत के बाद उसका इकलौता बेटा मोहम्मद अहमद शाह मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बराजमान हुआ। बाईस साल की उम्र में मुगलिया सल्तनत के तख्त पर बराजमान होने वाले मोहम्मद अहमद शाह की पैदाइश 23 दिसंबर 1725 को दिल्ली में हुई। यह मुगलिया सल्तनत का 13वां बादशाह था। मोहम्मद अहमद शाह ने 26 अप्रैल 1748 को मुगलिया सल्तनत का तख्त संभाला और 2 जून 1754 को इसको मुगलिया सल्तनत के तख्त से माजूल कर दिया गया। इस तरह इसने तकरीबन 6 साल मुगलिया सल्तनत पर हुकूमत की और इसी माजूली के दौरान 1 जनवरी 1775 को 50 साल की उम्र में दिल्ली में ही इसका इंतकाल हो गया। अहमद शाह के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत ने कोई अहम कारनामा सरंजाम नहीं दिया, बल्कि ये मजीद जवाल की तरफ बढ़ती चली गई। अपने वालिद मोहम्मद शाह रंगीला के बरअक्स मोहम्मद अहमद शाह को सुल्तान बनने से पहले कभी कैद खाने का मुंह देखना पड़ा, मगर इसके बावजूद ये इंतहाई नाअहल और अय्याश साबित हुआ। इसने कभी किसी फौज की कमान नहीं संभाली, ना कभी सियासत सीखी और ना कभी सियासत में कोई दिलचस्पी ली, और ना ही इसने कभी खुद से पहले तख्त के वरसा की तरह कोई बहुत शाही जिंदगी गुजारी, ना ही कोई शहजादों वाले खेल खेले, ना ही कभी शिकार किया। जिसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि मोहम्मद शाह रंगीला के दौरे हुकूमत में मुगलिया सल्तनत में हर तरफ बगावतें थी। नादिर शाह दुर्रानी का हमला था, जिसकी वजह से मुगलिया सल्तनत के वसाइल इतने नहीं थे कि शहजादों को एक वसी वजीफा मुहैया किया जा सके। यूं बड़े होने पर अहमद शाह इंतहाई नाअहल और बेवकूफ़ निकला। अपनी शख्सियत तो थी नहीं, कोई जैसे और जिधर चाहे हाँक सकता था। कुछ बात करते हैं अहमद शाह के तर्ज हुकूमत के बारे में और उसकी हुकूमत में होने वाले कुछ अहम वाक़यात के बारे में। अदम बाई, जो कि एक अवामी रकासा थी, इसे अहमद शाह के वालिद मोहम्मद शाह के सामने पेश किया गया। मोहम्मद शाह को वो इतनी पसंद आई कि उसे मलका हिंदुस्तान बना दिया। मगर मलका हिंदुस्तान बनने के बाद भी अदम बाई ने अपने तौर तरीके ना बदले और अपने मियाँ मोहम्मद शाह की मौत के बाद अपने बेटे अहमद शाह के तख्तनशीन होने को इसने दरबार में अपनी बड़ाई जिताने और पैसा समेटने का एक मौका बना लिया। इसने अहमद शाह की बेवकूफ़ी और नालायकी का खूब फ़ायदा उठाते हुए मुगलिया सल्तनत के तमाम तर वसाइल अपने ज़ाती मुफादात पर खर्च करना शुरू कर दिए। मगर ये इस काम में अकेली ना थी, बल्कि इसके साथ शाही महल का ख़ास नौकर जिसका नाम जावेद खान था, वो हर मामले में, हर किस्म की मालो दौलत की लूट मार में इसके साथ ही होता। जावेद खान, जो कि ख्वाजा सरा था, इसको मोहम्मद शाह रंगीला के दौर में शाही महल में नौकरी मिली और उसी दौर में जावेद खान और अदम बाई के ताल्लुकात आपस में बहुत ज़्यादा अच्छे हो गए और अहमद शाह के दौरे हुकूमत में इन दोनों ने हुकूमत के तमाम तर इख्तियारात अपने पास रख लिए। अहमद शाह तो पहले ही अय्याशी में डूबा हुआ था और जिन हुकूमती मामलात पर उसकी थोड़ी बहुत दिलचस्पी थी, उनसे भी जावेद खान ने इसकी दिलचस्पी हटवा दी और इस तरह जावेद खान, जो कि ख्वाजा सरा था, और अदम बाई, इन दोनों ने मिलकर मुगलिया सल्तनत को बेहिसाब लूटा। इसी दौर के बारे में कहा जाता है कि मुगलिया सल्तनत का वो दौर था कि जब मुगलिया सल्तनत को एक ख्वाजा सरा चला रहा था। मलिका, जावेद खान और शाही उमरा ने सल्तनत को इतना लूटा कि नौबत यहाँ तक आ गई कि 1 साल से सिपाहियों की तनख्वाहें भी अदा नहीं की गई थी और फिर ऐसा हुआ कि सिपाहियों ने अपनी तनख्वाहें ना मिलने पर हुकूमत वक्त के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया और नौबत यहाँ तक आ गई कि शाही सामान, जिसमें असलहा, कालीन, खाने पकाने के बर्तनों और किताबों की एक फहरिस्त बनाई गई और इन चीज़ों को दुकानदारों को बेचकर इससे जो भी रकम वसूल हुई उससे सिपाहियों की तनख्वाहें अदा की गई। इसी दौरान अफगानिस्तान के हाकिम अहमद शाह अब्दाली ने भी हिंदुस्तान पर हमले की ठान ली। ये हमले इतने शदीद होते चले गए कि अहमद शाह अब्दाली ने लाहौर पर भी अपना कब्जा कर लिया। मुगल शहनशाह को अब इन खबरों पर तशवीश होने लगी। खौफ में इसने अपने एक वजीर को दिल्ली की हिफाजत के लिए ओधपुर से बुलाया और इससे कहा कि वो अपने मराठा इत्तेहादियों को भी बैरूनी हमलों से लड़ने के लिए साथ ही लेता है। इसी हुक्म पर अमल करते हुए एक मुगल वजीर सफदर ने 2 मराठा सरदारों मुल्ला राव होलकर और जीपा सिंधिया से दिल्ली के दिफा के लिए मुआहदा किया। इस मुआहदे की रूह से पेशवा बालाजी बाजीराव की जानिब से मराठों ने पाए तख्त
اور مغل شہنشاہیت کو احمد شاہ ابدالی سمیت تمام دشمنوں سے بچانے کا معاہدہ کیا۔ بدلے میں انہیں شہنشاہ سے 50 لاکھ روپے ملنا تھے اور ساتھ ہی ساتھ پنجاب اور سندھ سے محصول کا چوتھا حصہ اور اجمیر اور آگرہ میں پیشوا کو گورنر کے طور پر مقرر کرنا تھا۔ یہ وہ معاہدہ تھا جس کے بعد مغلیہ سلطنت نے اپنی اپنا دبدبہ مراٹھاؤں کے قدموں میں رکھ دیا۔ مغلیہ سلطنت میں عام طور پر بہترین اور پرامن ترین گاؤں شہنشاہ کے لیے رکھے جاتے تھے اور شہنشاہ کا گھر انہی سے آنے والے محصول پر ہی چلتا تھا۔ مگر احمد شاہ کے دور میں پہلے جاوید خان اور صفدر جیسے امراء اور بعد میں عماد الملک نے یہ آمدن اپنے لیے مخصوص کر لی۔ شہنشاہ کو کم حصہ ملتا تھا، یوں شہنشاہ اور ان کے گھر اور خدام میں فاقوں تک کی نوبت آ گئی۔ گورنر اپنے اپنے علاقوں میں آزاد اور خود مختار ہو گئے۔ دربار سے وابستہ امراء کو باقاعدہ آمدن ملنا بند ہو گئی تو غربت میں انہوں نے اپنے ملازموں اور سپاہیوں کو بھی فارغ کر دیا۔ نوبت یہاں تک آ گئی کہ شاہی محافظوں اور دارالحکومت کے توپ خانے کے سپاہیوں جن کی تنخواہیں مہینوں سے ادا نہیں کی گئی تھی، وہ تمام فوجی طاقت بھی تحلیل ہو گئی۔ فوج کے سپاہیوں اور شہنشاہ کے ذاتی سپاہیوں نے وزیر، امراء اور تاجروں سے تمام قیمتی اشیاء اٹھا لی اور انہیں بیچ دیا۔ امراء کو ایسا بے عزت کیا گیا کہ ان کے پاس صرف پہننے کے کپڑے اور مٹی کے برتن ہی بچے تھے۔ جب شہنشاہ نے اس واقعے کی تحقیقات کرائی تو پتہ لگا کہ بہت سے سپاہیوں کو 3 سال سے تنخواہیں نہیں ادا کی گئی اور خزانے میں 1 پائی بھی نہیں تھی۔ اب مغلیہ سلطنت کا شہنشاہ احمد شاہ بالکل بے بس ہو چکا تھا اور اسی بے بسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک وزیر عماد الملک نے بے بس شہنشاہ سے تخت چھین لیا اور ایک مغل شہزادے عزیز الدین کو قید سے نکالا اور عالمگیر ثانی کے خطاب کے ساتھ اس کو مغلیہ سلطنت کا نیا تخت نشین بنا دیا۔ نئے شہنشاہ عزیز الدین عالمگیر ثانی کے حکم پر احمد شاہ اور اس کی والدہ کو گرفتار کر لیا گیا اور ٹھیک 1 ہفتے بعد ان دونوں کی آنکھیں نکال دی گئی۔ احمد شاہ بہادر کو سلیم گڑھ قلعہ میں قید کر دیا گیا اور اسی قید کے دوران شہنشاہ شاہ عالم ثانی کے دور میں 1775 میں 1 جنوری کو 49 سال کی عمر میں احمد شاہ کی وفات ہو گئی۔ انشاءاللہ ایسی ہی معلوماتی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔